नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 6.6 आंकी गई है भूकंप की तीव्रता। अफगानिस्तान भूकंप का केंद्र रहा है। कजाकिस्तान, पाकिस्तान और चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान से हिंदुस्तान तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। यूपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार में भूकंप के झटके लगे हैं और इसकी तीव्रता 6.6 आंकी गई है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद से 133 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में रहा। भूकंप का केंद्र जमीन से 156 किलोमीटर की गहराई में था और अब तक भूकंप से भारत में किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो गनीमत यही है कि भारत में फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भारत, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के बाद लोगों में दहशत का माहौल था। लोग घरों से भागने के लिए मजबूर हो गए और भूकंप की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि अफगानिस्तान में सेंटर रहा है भूकंप का। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और बता दें कि एक बार फिर से भूकंप की वजह से धरती जो है वो हिली है, धरती जो है वो कांपी है। लेकिन फिलहाल राहत की खबर जो है वो यही है कि भारत में जान माल के नुकसान की कोई भी खबर नहीं है। तो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़े तेज झटके यहाँ पर महसूस किए गए राजशिवर कटरा में। और जितने भी श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आए थे सब लोग बाहर आ गए। काफी ज्यादा घबराए हुए भी लग रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हो चाहे वो बुजुर्ग हो, सब लोग अपने होटलों से बाहर आ गए थे। बट राहत की बात है, मां वैष्णो की कृपा रही, जान माल का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी। उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही आई है क्योंकि कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर है। तो अहम खबर आपको हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी कल भूकंप आया, लेकिन वहां पर भूकंप से भारी तबाही की खबर जो है सामने आई है क्योंकि इस भूकंप की वजह से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, अहम खबर, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फिलहाल भारत में राहत की खबर यह है कि यहाँ पर जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो वहां पर कम से कम 9 लोगों की मौत। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर बाकायदा स्टूडियो में ये जो सौजन्य पाक मीडिया के जरिए से ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि स्टूडियो था। क्योंकि देखिए ऐसा होता है अमूमन जब जो मीडिया कर्मी होते हैं, जो स्टूडियो में काम करने वाले होते हैं, वो अगर भूकंप आए या कुछ भी आए, बाढ़, आंधी, तूफान कुछ भी आए, उन्हें अपना काम निभाना होता है, उन्हें अपनी ड्यूटी करनी होती है। और ये भी किसी चैनल के स्टूडियो की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो एंकर था वो खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान के आवाम तक, लेकिन इसी बीच अचानक से स्टूडियो जो था कैसे पूरा हिलने लगता है वो आप देखिए। और तो कम से कम 9 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही हुई है। कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा 100 लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं, 100 से ज्यादा। और चलिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर भूकंप की तीव्रता कैसी रही और इसका प्रभाव जो है, इसका असर जो है वो कितना रहा है। तो आपको बताएं, देखिए भूकंप की तीव्रता और अगर प्रभाव को आप समझने की कोशिश करेंगे ग्राफिक्स के जरिए तो तीव्रता जो रिक्टर स्केल पर मापी गई है वो है 6 से, अगर 6.9 की तीव्रता आती है तो इमारतों में दरार आ जाती है, इसका असर ये पड़ता है। और अगर 7 से 7.9 की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है तो इमारतें जो है वो गिर जाती है, इसका ये असर पड़ता है। और अगर 8 से 8.9 पॉइंट की तीव्रता दर्ज की जाती है तो बता दें आपको कि पुल तक जो है वो गिर जाते हैं। इसके अलावा अगर 9 से ऊपर रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी जाती है तो बड़ी तबाही होती है, बड़ा सुनामी आने की आशंका होती है। तो ये जो है भूकंप की तीव्रता और उसका प्रभाव कितना पड़ता है, अगर तीव्रता इतनी रहती है तो उसका असर कितना होता है वो हम आपको समझा रहे हैं। तो 6 से 6.9 अगर तीव्रता है रिक्टर स्केल पर तो इमारतों में दरार आ जाती है। भूकंप की तीव्रता प्रभाव 0 से 1.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर सिर्फ आपको बता दें कि सिस्मोग्राफ से ही ये पता चलता है कि हाँ भूकंप आया था। इसके अलावा आप कोई और अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और अगर 2 से 2.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आता है तो हल्की सी कंपन जो है वो महसूस होती है, क्योंकि अगर इतने रिक्टर स्केल पर आता है तो हल्का सा कंपन जो है बस वो महसूस होती है। लेकिन 3 से 3.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए
ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि जो झटका लगता है, जो कंपन लगती है, तो ऐसा लगता है कोई ट्रक पास से गुजरा है। इसके अलावा 4 से 4.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर खिड़कियां जो है वो टूट सकती हैं, उनके शीशे टूट सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो कंपन है वो बढ़ने लग जाती है। और 5 से 5.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर फर्नीचर जो है वो हिलने लग जाता है। जब घर का फर्नीचर हिलता है तो महसूस होता है कि हाँ, इसकी तीव्रता इतनी रही होगी। और वहीं 6 से 6.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतों की नींव जो है वो दरक सकती है, ऊपरी मंजिल को नुकसान जो है वो हो सकता है। तो ये तमाम भूकंप की तीव्रता और उसके प्रभाव क्या से क्या हो सकते हैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 से 7.9 रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप आता है तो ये भूकंप आने पर इमारतें गिर जाती है, जमीन के अंदर पाइपलाइन जो बिछी होती है वो तमाम पाइप्स फट जाते हैं। 8 से 8.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतों समेत बड़े पुल भी गिर जाते हैं। तो कैसे, कितनी तीव्रता रहती है, उस तीव्रता का असर क्या होता है वो आपको हम समझा रहे हैं। 9 और उससे ज्यादा रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर बुरी तबाही होती है और भयंकर मंजर जो है ये भूकंप अपने पीछे छोड़ जाता है। लेकिन फिलहाल राहत की खबर यह है कि भूकंप, अब ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि अगर भूकंप आए तो आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है। भूकंप के झटके जैसे ही महसूस हो तुरंत आपको सबसे पहले उस घर से बाहर निकल जाना है जहां पर आप हैं। बड़ी इमारत, बिजली के खंभों और पेड़ों से ज्यादा दूरी आपको बना लेनी चाहिए। तुरंत बड़ी इमारतों के पास से आप हट जाइए। भूकंप आने के बाद बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करें कि आप सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरे, और नीचे उतरने के लिए हमेशा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, सीढ़ियों से उतरे। नीचे उतरने के लिए आप लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां बाहर निकलने से भी कोई फायदा नहीं होगा तो खुद को सुरक्षित करने के लिए ऐसी जगह खोजें जहां पर आप बच सकते हैं। बेड के नीचे या टेबल के नीचे लेटकर आप जो है वो खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा भूकंप के झटके महसूस होने पर पंखे, खिड़की, अलमारी और भारी सामानों से आपको दूरी मेंटेन करनी है। आप इन सब सामानों से दूर रहें। बता दें आपको कि बेड, टेबल, डेस्क जैसे मजबूत फर्नीचर के नीचे आप घुस जाएं और उसके निचले हिस्सों को कसकर पकड़ लें ताकि झटकों से आप बच पाएं। बता दें कि बार बार खुलते और बार बार होते बंद दरवाजों से आपको दूर रहना है। तो तमाम ये वो सावधानियां हैं जो ग्राफिक्स के जरिए आपको हमने समझाने की कोशिश की कि अगर भूकंप आ जाता है, आपको महसूस हो रहा है तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, क्योंकि दिल्ली के बजट को लेकर अहम खबर आज ये है कि दिल्ली के बजट को केंद्र सरकार की हरी झंडी मिल गई है। दिल्ली विधानसभा में आज बजट पेश होगा। सदन में सुबह 11 बजे बजट पेश होगा। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत जो है वो बजट पेश करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार गतिरोध जो था वो जारी था। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आमने सामने थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी। हालांकि कल दिल्ली का बजट पेश हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार से जब मंजूरी नहीं मिली तो 21 तारीख को बढ़ा करके अब फिलहाल आज 22 मार्च वो तारीख जब आज सुबह सदन में 11 बजे बजट पेश होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। लिहाजा आज दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार कई आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही थी कि वो दिल्ली वालों का भला नहीं चाहते और वो हमें काम करने नहीं देना चाहते, और यही वजह है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकार का बजट रोका है। लेकिन फिलहाल अहम खबर यह कि दिल्ली के बजट को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। लिहाजा आज सुबह 11 बजे दिल्ली विधानसभा में दिल्ली का बजट जो है वो पेश होगा। जो सुबह 11 बजे पेश होगा बजट दिल्ली विधानसभा में। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त थी, कल का इंतजार था, लेकिन आज वित्त मंत्री कैलाश गहलोत बजट पेश करेंगे। तो बजट तो पेश हो जाएगा, लेकिन अमूमन सबके मन में एक सवाल होता है कि आखिर बजट को जो राज्य सरकारें होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो कैसे पेश करती है। इसके लिए हमने कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं ताकि आप समझ पाएं कि बजट जब पेश होता है किसी भी राज्य का तो कैसे होता है। दरअसल सबसे पहले दिल्ली सरकार जो है वो अपना बजट पूरा तैयार करती है, उसका खाका तैयार करती है, उसका मसौदा तैयार करती है, और उसके बाद आपको बता दें कि बजट तैयार जब हो जाता है तो बजट तैयार होने के बाद मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजा जाता है पूरा बजट, कि एलजी उसको मंजूरी के लिए आगे पास करेंगे, और एलजी जो है फिर गृह मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति के पास तक वो पूरा बजट जो है वो भेजते हैं। तो इसमें अहम भूमिका होती है एलजी की, क्योंकि एलजी ही बीच में वो बिचौलिया होते हैं जो चीजें इधर से उधर करते हैं राज्य सरकार से केंद्र सरकार की। राष्ट्रपति की जब मंजूरी मिल जाती है, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही बजट जो है वो पेश किया जाता है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने इस बार बजट पर कुछ आपत्ति जो थी वो दिल्ली के बजट पर जताई थी, और जिसकी वजह से बजट को रोका गया था, मंजूरी नहीं मिली थी। तो दिल्ली विधान
विधानसभा में कैसे पेश होता है बजट, वो आपको हमने समझाने की कोशिश की। एक नजर दिल्ली के बजट पर अगर हम डालें तो 78,800 करोड़ रुपए का ये पूरा बजट है, जिसकी बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि इसमें आमजन का ख्याल रखा गया है। लेकिन पीडब्ल्यूडी के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो रखा गया है केजरीवाल सरकार की तरफ से। तो पीडब्ल्यूडी के हिस्से में 20,000 करोड़ रुपए आएंगे, उसी में अपना पूरा काम पीडब्ल्यूडी को विभाग को करना है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के लिए 16,278 करोड़ के बजट का प्रावधान जो है वो केजरीवाल के बजट में किया गया है, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य पर लगातार फोकस अरविंद केजरीवाल का। और स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 9,669 करोड़ का प्रावधान जो है वो रखा गया है। इसके अलावा आपको हम बताएं पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत और अन्य कामों के लिए 20,000 करोड़ जो है वो आवंटित किए गए हैं, क्योंकि जो सड़कें हैं जिनकी मरम्मत होनी है। इसके अलावा 30 नए फ्लाईओवर बनाने का काम होगा और अंडरपास बनेंगे, ब्रिज बनाने की भी योजना जो है वो इस बजट में केंद्र सरकार लेकर के आ रही है। आपको हम बताएं इसके अलावा बजट का करीब 20 से 25% हिस्सा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च करने की योजना फिलहाल आम आदमी पार्टी बना रही है। इसके अलावा आपको याद होगा कि किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक को लेकर हमेशा से चर्चा में रहती है आम आदमी पार्टी। तो मोहल्ला क्लिनिक के लिए 475 करोड़ का प्रावधान जो है वो दिल्ली सरकार ने अपने बजट में रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें ई हेल्थ कार्ड स्कीम की, तो ई हेल्थ कार्ड स्कीम के लिए 160 करोड़ का बजट जो है वो रखा है अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने बजट में। तो एक दिल्ली के बजट पर हम ये आपको बातें बता रहे। स्कूल साइंस म्यूजियम के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो रहेगा। तो इसमें अगर स्कूल साइंस म्यूजियम के लिए कुछ खर्च करना है तो उसके लिए 50 करोड़, और बेघर जो बच्चे हैं, बेघर बच्चों के बोर्डिंग स्कूल के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि जो है वो तय की गई है। तो जो बेघर बच्चे हैं उनकी बोर्डिंग के, उनके स्कूल के लिए कैसे खर्च होगा वो इसके लिए भी एक अलग बजट रखा गया है। मुफ्त पानी की योजना के लिए नजफगढ़ ड्रेन के सुंदरीकरण के लिए 700 करोड़ का बजट जो है वो रखा गया है। आपको हम बताने कि 1.5 लाख नौकरियां देने के लिए 5 प्रसिद्ध बाजार, इसके लिए 100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो 1.5 लाख नौकरियां देने के लिए 5 मशहूर बाजार जो हैं वो बनाए जाएंगे। इसके अलावा आपको हम बताएं कि बाजार पोर्टल के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो रखा गया है। और साथ ही साथ अब देखना होगा कि ये बजट की तैयारी तो में तो राज्य सरकार है, लेकिन इसका विपक्ष विरोध करता है कि नहीं करता है। तो चीन की तर्ज पर होलसेल फेस्टिवल होगा, इसके लिए 250 करोड़ का प्रावधान दिल्ली के बजट में रखा गया है। तो चीन की तर्ज पर यहाँ पर फेस्टिवल करने की तैयारी में अरविंद केजरीवाल सरकार। और इसके अलावा जो अहम खबर है बजट को लेकर के वो भी आप तक हम पहुंचा दें कि आज सुबह 11 बजे ये बजट पेश होना है। तो चलिए, इस बजट पर लगातार सबकी नजरें बनी हुई है, और लेकिन हमारी भी नजर बनी हुई है। 11 बजे जब बजट पेश होगा तो देखना होगा कि और क्या कुछ सौगात दिल्ली वासियों के लिए लेकर आई है अरविंद केजरीवाल सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की। यूपी के कौशाम्बी में शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 शराब माफियाओं की संपत्ति कुर्क की गई है। 4 पहिया वाहन और मकान सील कर दिया गया है। 5 करोड़ 32 लाख की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर मुनादी कर माफियाओं की बेशकीमती जमीनों पर बोर्ड लगवा दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को 2019 को अवैध शराब के साथ पकड़ा था। पुलिस ने उनके पास से अवैध शराब बनाने का उपकरण, यूरिया आदि सामान बरामद किया था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया गया। तीनों अभियुक्त इलाके में गिरोह बनाकर अवैध शराब बनाने का काम करते थे। तो शराब माफियाओं पर यह बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी पुलिस की, जिसके तहत 3 शराब माफियाओं की संपत्ति को कुर्क किया गया है। बता दें आपको कि 4 पहिया वाहन और मकान भी इनके सील कर दिए गए हैं। तो शराब माफियाओं पर यह बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। पिपरी पर 2022 में एक अभियोग गैंगस्टर एक्ट का पंजीकृत हुआ था, जो शराब माफियाओं का खिलाफ दर्ज हुआ था, जिसमें उनके विरुद्ध शराब की अवैध तस्करी के कई मुकदमे पंजीकृत थे। इस संबंध में 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, जिसमें इनके द्वारा अपराध से अर्जित चल और अचल संपत्ति, जिसमें इनकी गाड़ियां हैं, जमीन है, मकान है, ये सारी चीजें लगभग 5 करोड़ 32 लाख की चिन्हित करके भेजी गई थी, जिसे जब्तीकरण का आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया था। उसी क्रम में आज इनकी चल अचल संपत्ति की जब्तीकरण की गई है। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। एक पीड़ित किसान ने बताया कि बारिश और ओलावृष्टि से 6 एकड़ गेहूं की फसल खराब हो गई है, जिसके बाद किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है।
बेमौसम बारिश से इस बार किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसमें मुख्य रूप से सरसों, जिनकी कटाई के उपरांत खेत में पड़े हैं, उसके बाद आपकी गेहूं की फसल आंधी और तूफान बारिश से जिनकी लेट गई है, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा फल, आम, लीची और अन्य सब्जियों में इसका नुकसान देखने में हुआ है। हमारे विभाग, कृषि विभाग द्वारा इसका जो है क्षेत्रीय सर्वे कराया जा रहा है और शीघ्र ही इसके आकलन कराकर जो प्रभावित किसान हैं उनको राहत की उम्मीद हम करते हैं। कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के साथ दूसरे दलों ने भी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। इन चुनावों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी मंथन शुरू हो गया है और दावेदारों के नामों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आपने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपने पहली लिस्ट में 80 उम्मीदवारों को विधानसभा का टिकट दिया है। पार्टी ने कहा कि वो कर्नाटक के सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने जा रही है। दक्षिण में अपनी पार्टी का खाता खोलने और अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने के लिए पार्टी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश में है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आप दिल्ली मॉडल के नाम पर चुनावी दंगल में उतर रही है। ऐसे में उसने कर्नाटक की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को भी झटका देते हुए अपने कैंडिडेट्स के नामों पर अंतिम मोहर लगाकर उनको चुनावी समर में उतार दिया है। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं बलरामपुर, क्योंकि बलरामपुर के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बलरामपुर में एक गौशाला है जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर देखिए हमेशा से पशुओं के साथ उनका प्रेम कैसा है इसकी तस्वीरें हम हर जगह पर देखते हैं। लेकिन जब वो बलरामपुर पहुंचे तो यहां पर भी गौशाला जाना वो नहीं भूले। यहां पर गौशाला में पहुंचे, गौशाला में जाकर के उन्होंने देखिए किस तरीके से पशुओं को चारा जो था वो खिलाया, गायों को सीएम योगी ने चारा खिलाया। तो बलरामपुर के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, उसी के तहत वो यहाँ की गौशाला में पहुंचे हैं और यहाँ पर वो पशुओं को चारा खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बलरामपुर के दौरे पर फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और अब बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। भारत ने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए ITU के साथ पिछले साल मार्च को एक मेजबान देश के रूप में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने पूरी तरह से वित्त पोषित ये क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली के मेहरौली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स भवन में स्थित है। ये भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और ईरान को सेवा प्रदान करेगा। ये कार्यालय इन देशों के बीच समन्वय बढ़ाएगा और क्षेत्र में पारस्परिक लाभ के लिए आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री कॉल बिफोर यू डिग यानी खुदाई से पहले कॉल करें ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। इस ऐप की परिकल्पना खुदाई के कारण ऑप्टिकल फाइबर केबल के होने वाले नुकसान को रोकने के लिए तैयार की गई है। पीएम मोदी आज ITU केंद्र का उद्घाटन करेंगे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों की विशेष संस्था है।
और पीएम मोदी की खबर के बाद अब हम बात कर लेते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह अगले 8 दिनों में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए वो 4 राज्यों की यात्रा करेंगे, जिसमें 2 बार कर्नाटक की यात्रा भी शामिल है। गृह मंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मिशन शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर का निर्माण श्री श्रृंगेरी मठ और सेवा शारदा समिति कश्मीर द्वारा किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि शाह 23 मार्च को नई दिल्ली में 64 कलाओं पर आधारित एक वैदिक विरासत पोर्टल और आभासी संगीत का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री 24 मार्च को कर्नाटक जाएंगे, जहां वो बेंगलुरु में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अधिकारियों ने बताया कि वो बेंगलुरु में सहकार समृद्धि सौधा की आधारशिला भी रखेंगे और सहकारिता मंत्रालय के कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। शाह 25 मार्च को छत्तीसगढ़ जाएंगे, जहां वो जगदलपुर में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हों। उन्होंने बताया कि जगदलपुर में वो बस्तर संभाग के स्थानीय हल्बी भाषा में प्रसार भारती की एक समाचार सेवा के प्रसारण की भी शुरुआत करेंगे। दोपहर में गृह मंत्री पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश जाएंगे, जहां वो छिंदवाड़ा के आंचल कुंड दादा दरबार में पूजा अर्चना करेंगे और बाद में वो छिंदवाड़ा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और बात चैत्र नवरात्रि की। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन देश भर के दुर्गा मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। माता रानी के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। मंदिर में सुबह की आरती में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मां दुर्गा के दर्शन के लिए मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार लगे। बता दें कि चैत्र नवरात्रि के शुरू होते ही अगले 9 दिनों तक घर और मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा, उपासना और मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगेगी। नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की आराधना और फल पाने का सबसे अच्छा दिन है। अश्वनी श्रीवास्तव। पुजारी जी, आज से नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो गया है, किस तरह से मंदिरों में पूजा पाठ की जा रही है? पूजा पाठ मंदिरों में बहुत विधिवत किया जाता है। जो माँ का जो भोग है, आरती है, इसको समय से किया जाता है और इसके अतिरिक्त भी पूजा किया जाता है रात में माता जी के लिए। और भक्त लोग तो आ ही रहे हैं और जो आते हैं नियमित रूप से आ रहे थे वो उससे अधिक आ रहे हैं लोग और पूजा कर रहे हैं माता जी का। मंदिर माता जी की मुरादें लोग अपना मुराद मांगते हैं और माता जी उनकी मुरादें पूरी करते हैं। मंदिर में पूजा करने का सिलसिला सुबह कब से चालू हो गया? सुबह ये सिलसिला सवेरे 5 बजे से चालू होता है। 5 बजे से सिलसिला चल के ये रात को 11 बजे तक चलता है। ये नवरात्र पर्व में पूजा करने का विशेष महत्व क्या होता है? अब माता जी को जैसे कि पूजा का एक समय बनाया गया है, जैसे नक्षत्र होता है और समय होता है, उसके अनुसार अब माता जी इस समय, जैसे भगवान राम का भी जन्म इसी समय हुआ था और माता जी भी इसी समय उनको दर्शन दी थी, इसलिए उनका पूजा होता है। तो इसमें विशेष 9 दिन पूजा पाठ? हाँ, विशेष 9 दिन भगवान ने किया था, इसलिए 9 दिन पूजा होता है। ये कौन सा मंदिर है? ये माता महाकाली मंदिर गोलघर का गोरखपुर। क्या मान्यता है इस मंदिर की? मानता की मान्यता ये है कि माता जी को यहाँ के लोग निवासी लोग माता जी को मानते थे। एक बार उनको कोई मतलब बच्चे की आवश्यकता थी, उन्होंने माता जी से अपना यहाँ की मुरादें मांगी और माता जी ने उनकी मुरादें पूरी कर दी। उसके बाद से उन्होंने उनका जीर्णोद्धार कराया। माता जी तो जंगलों के ज़माने के प्राचीन काल का मंदिर है और प्राचीन समय से माता जी हैं यहाँ पर। आपका नाम? हमारा नाम कृष्ण गोपाल सैनी, पुजारी गोरखपुर गोलघर काली मंदिर। आज से नवरात्र पर्व प्रारंभ हो गया, किस तरह से आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं? पूजा तो यहाँ विशेष महत्व है पूजा का, चैत्र नवरात्रि का बहुत अच्छा लग रहा है और सारे मंदिरों में पूजा हो रहा है। और किस तरह से पूजा पाठ किया आप लोगों ने? बस नारियल है, चुनरी है और प्रसाद है और माला है, फूल माला है और हम लोग पूजा किए हैं अभी को जस्ट। तो आप लोगों ने पूजा पाठ कर लिया? हाँ, पूजा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसी है। पर्व प्रारंभ हो गया है, किस तरह आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं माँ का? नवरात्रि स्टार्ट हो गया है, विशेष महत्व मतलब इसका है। हम लोग पूजा करने आए थे, सभी मंदिरों में भीड़ उड़ लगा है, प्रसाद वगैरह, नारियल, चुनरी, सभी भक्त माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। अच्छा लगता है। जब अब आज से जगराता वगैरह, कीर्तन वगैरह सब स्टार्ट हो गया है। हर जगह मंदिरों पर भीड़ भी लग रहा है। तो 9 दिन विशेष पूजा पाठ करते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? अमृता गुप्ता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।